In the previous lecture, you have seen the quantum theory of Raman effect. Now, we will discuss the vibrational Raman spectra and the rotational Raman spectra. But in this present lecture, our aim is to explain only the vibrational Raman spectra. How this vibrational Raman spectra arises and how we can explain it, you will see in this lecture. In fact, you know, the vibrational Raman spectra arise due to the molecular transition between two vibrational energy states of the molecule, but those two states of vibrational states, energy states of the molecule have the same electronic state. आप जानते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रम अगर एराइज होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी ए ट्रांजिशन. अगर ये मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है तो मॉलिकुलर ट्रांजिशन होगा. मॉलिक्यूल एक लेवल से या एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करेगा. अगर आप बात करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा का तो यह कैसे एराइज होगा. एक्चुअली हमारा जो मॉलिक्यूल है, अगर आप उसके दो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को कंसिडर करें, जैसे मान लीजिए कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है जिसका क्वांटम नंबर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से हम वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो है V', ये लोअर एनर्जी स्टेट है. और दूसरा स्टेट है जिसको हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V' से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ जो V' है क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वह V" से ग्रेटर है. अब ये दोनों जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स है, इनफैक्ट इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सेम ही होता है. अगर मॉलिकुलर ट्रांजिशन मान लीजिए V" स्टेट से V' स्टेट में होता है तो इससे इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा. ठीक उसी तरह से बाय द वे, अगर V' स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर मॉलिकुलर ट्रांजिशन होता है तो वैसे स्थिति में आपको वाइब्रेशनल इमिशन रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा. वैसे आप देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा होता है वही ऑब्जर्व होता है जैसा आपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में देखा था. हमारा एम है यहाँ पर कि क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से इस वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को एक्सप्लेन करना. इनफैक्ट जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है इस वाइब्रेशनल रमन लाइंस का या वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा का, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मॉलिक्यूल के लिए जो मैट्रिक्स एलिमेंट होता है स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट का, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट, उसे कंसीडर करते हुए आप ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशनल रमन लाइंस का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. अब देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सपोज कर लें कि P स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट हमारे मॉलिक्यूल का, तो वैसी स्थिति में इस स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट का जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल RnM. इनफैक्ट यहाँ जो N और M है दीज आर क्वांटम नंबर्स. अभी हम यह जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यह पर्टिकुलरली वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के लिए नहीं लिख रहे हैं. इन जनरल जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ट्रांजिशन थियोरी पढ़ते हैं तो उस समय स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उस एक्सप्रेशन को पहले हम लिखते हैं, फिर इसको हम लोग प्रेजेंट प्रॉब्लम के हिसाब से आइगन फंक्शन को चेंज करेंगे, वाइब्रेशनल आइगन फंक्शन लेंगे और तब इसको डिस्कस करेंगे. अगर मान लें कि हमारे मॉलिक्यूल का दो क्वांटम स्टेट्स है, एक रिप्रेजेंटेड होता है क्वांटम नंबर n से और दूसरा क्वांटम नंबर m से, तो वैसी स्थिति में जो स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट होगा दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल R सुपर nm. यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में nm को लिखा गया, जहाँ n और m जैसा हमने आपसे कहा कि ये एक्चुअली दो क्वांटम नंबर्स है जो दो क्वांटम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके बीच यह ट्रांजिशन होगा.
ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड इन क्वांटम मैकेनिक्स लाइक दिस। अगर आप ब्रैकेट सिंबल में इसको लिखते हैं तो दिस इज इनफैक्ट ब्रा पी किट साई एम। और आप जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होता है दैट इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ साई एन स्टार पी साई एम डी टॉ। In fact, here this d tau is the volume element and this is just a definite integral, and this integral is evaluated for the volume tau. Okay? तो इस एक्सप्रेशन को तो हमने डायरेक्ट लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन थियोरी इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ जो यह डायपोल मोमेंट है हमारे मॉलिक्यूल का, जो एक्चुअली इंड्यूस होता है लाइट के इंटरेक्शन के कारण। आप जानते हैं कि जब लाइट इंसिडेंट होता है मॉलिक्यूल पर तो मॉलिक्यूल पोलराइज होता है, उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो ये जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है P, आप सीख चुके हैं पहले भी कि दिस P इज इक्वल टू एल्फा ई, वेयर एल्फा को आप कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। And what is this E? You have already seen that this E is nothing. This is simply the oscillating electric field of the incident light. जो लाइट आप इंसिडेंट कराते हैं मॉलिक्यूल पर रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, उस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, एक्चुअली वही ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके। इनफैक्ट ये जो अल्फ़ा है, यह जब मॉलिक्यूल ऑसिलेशन करता है या वाइब्रेशन करता है, तो ड्यूरिंग दैट वाइब्रेशन दिस पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा गेट्स चेंज्ड। अल्फ़ा में परिवर्तन आता है। अल्फ़ा के इस चेंज को हम लोग एक पावर सीरीज से एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए पावर सीरीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ वी कैन एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ ए पावर सीरीज, यू कैन सी हियर। देखिए, इनफैक्ट पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, P को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, अल्फ़ा इंटू ई से। अब यहाँ जो E है यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने इस इंटीग्रल के बाहर कर लिया, और जो अल्फ़ा है वह इस इंटीग्रल के अंतर्गत है। एंड दिस इंटीग्रल इज फॉर द वॉल्यूम टॉ। ओके। नाउ as I have told you that this alpha, which is polarizability of the molecule, this varies during the vibration of the molecule. मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। मान लो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है और किसी मोमेंट t पर यह मॉलिक्यूल सपोज कर लो कि इस पोजीशन पर वाइब्रेशन के दरमियान आया, एंड दिस x इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ अल्फ़ा का वेरिएशन होता है, एंड वी विल एक्सप्रेस दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ए पावर सीरीज। हाउ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए पावर सीरीज, यू कैन सी हियर दैट दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस डी अल्फ़ा बाय डी एक्स 0 x एंड प्लस 1। हायर टर्म में हायर ऑर्डर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा। ठीक है। यहाँ एक्चुअली जो अल्फ़ा नॉट है, दिस अल्फ़ा नॉट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन द मॉलिक्यूल इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अल्फ़ा नॉट डिनोट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब मॉलिक्यूल है उस समय पोलराइजेबिलिटी के वैल्यू को। अब देखिए, अगर हम इस ऑसिलेशन या इस वाइब्रेशन को स्मॉल ऑसिलेशन कंसीडर करें, दैट इज कि आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है मॉलिक्यूल का फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट कैन बी टेकन एज वेरी स्मॉल। सो व्हेन x विल बी वेरी स्मॉल, देन वी विल नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। यहाँ देखो, हमने जो सो ऑन लिखा, डॉट डॉट लिख दिया, इसमें हायर ऑर्डर का टर्म आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, x4 आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन x अगर बहुत छोटा है तो उसका जो हायर पावर्स होगा, दोज विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, सो दोज कैन बी नेग्लेक्टेड। So in first approximation, when we consider that the displacement of the molecule from its equilibrium position is very small, we can neglect all the higher order terms.
So after neglecting the higher order terms, what will be the alpha? अल्फा को आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि दिस इज अल्फा जीरो प्लस डी अल्फा डी एक्स जीरो एक्स। यहाँ जो जीरो है यह इनफैक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो आपने मैट्रिक्स एलिमेंट डिफाइन किया आर सुपर एन एम, अब इस एक्सप्रेशन में अल्फा के इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहने का मतलब अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस डी अल्फा बाई डी एक्स जीरो एक्स, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस इक्वेशन 2 एट द प्लेस ऑफ अल्फा। ध्यान से देख रहे हैं। अब जब अल्फा को के जगह पर तुम ऐसा लिखोगे तो दो टर्म होगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट ई इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम टॉ साई एन स्टार साई एम डी टॉ एंड प्लस, अब सेकेंड टर्म ई टाइम्स डी अल्फा बाय डी एक्स जीरो इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम टॉ एक्स साई एन स्टार साई एम डी टॉ। सिंपल अलजेब्रा है, ध्यान से देखिए। जैसा कि पहले ही हमने आपसे कहा था कि अभी तक जो हमने इस स्कैटरिंग डायपोल मोमेंट के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा आर एन एम, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है इन एज यू स्टडी इट इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब पर्टिकुलर रूप से अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो उस स्थिति में ये जो आइगन फंक्शंस है साई एन और साई एम, दैट विल बी जस्ट रिप्लेस्ड बाय द वाइब्रेशनल आइगन फंक्शंस। मतलब सिंबल बदल देना है। जहाँ आप साई एन लिखते हैं उसके जगह पर हम लिखेंगे साई भी प्राइम, और जहाँ साई एम लिखते हैं उसको साई भी डबल प्राइम। एक्चुअली जैसा आपने देखा था कि देयर आर टू वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल स्पेसिफाइड बाय द क्वांटम नंबर भी प्राइम एंड भी डबल प्राइम। यहाँ हम यह मान रहे हैं कि जो भी प्राइम है वह हायर एनर्जी स्टेट है और भी डबल प्राइम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होने वाला वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट है। So you will write simply at the place of psi n psi v prime, and at the place of psi m we will now write psi v double prime। तो याद रहे कि जो हमारा psi v prime और psi v double prime है ये क्या है, these are vibrational eigen functions। ओके, तो इस इक्वेशन में आप केवल साई एन के जगह पर साई भी प्राइम और साई एम के जगह पर साई भी डबल प्राइम लिख दीजिए। ओके, सो यू कैन सी दिस रिजल्ट विल बी नाउ लाइक दिस, आर सुपर भी प्राइम भी डबल प्राइम, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट ई इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम टॉ साई भी प्राइम स्टार साई भी डबल प्राइम डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर अब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वह एक्चुअली x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसीलिए अब जो लिमिट्स पुट करेंगे वह फॉर x पुट करेंगे। x का जो लिमिट्स होगा वह पुट करना है। ओके, एंड प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा e टाइम्स डी अल्फा बाय डी एक्स। आप यहाँ जीरो सबस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। एंड इंटीग्रल फॉर x साई भी स्टार साई भी डबल साई भी प्राइम स्टार टाइम्स साई भी डबल प्राइम डी एक्स। अब देखिए, अब ये जो वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस या आइगन स्टेट्स या आइगन फंक्शंस है साई भी प्राइम और साई भी डबल प्राइम, एक्चुअली दीज आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस। And when you say that these functions are orthonormal, what does it mean? जब आप कहते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन, ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि these functions are orthogonal and these functions are also normalized। मतलब ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन बोथ विल बी सेटिस्फाइड बाय दीज आइगन फंक्शंस। जब आप कहते हैं कि यह फंक्शन ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब होता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा साई भी प्राइम और साई भी डबल प्राइम का, दैट विल बी जीरो। लेकिन कब होगा ऐसा?
व्हेन v प्राइम इज नॉट इक्वल टू v डबल प्राइम। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन का यह प्रॉपर्टी है। तो चूंकि ये दोनों आइगन फंक्शन साई भी प्राइम और साई भी डबल प्राइम ऑर्थोगोनल होता है, सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई भी प्राइम एंड साई भी डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 व्हेन v प्राइम इज नॉट इक्वल टू v डबल प्राइम। और इसी को इंटीग्रल फॉर्म में आप क्या लिखते हैं कि इंटीग्रल फॉर x साई भी प्राइम स्टार साई भी डबल प्राइम dx and this is equal to bra psi v prime ket psi v डबल प्राइम and that is equal to 0। तो क्या देखते हैं आप कि अगर v प्राइम v डबल प्राइम के इक्वल है तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है हमारे इस इक्वेशन में, जिसको हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, आप इसको देखिए, दिस विल वैनिश, दिस विल बी 0। ओके, और जैसा हमने पहले कहा कि ये हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर v प्राइम v डबल प्राइम के इक्वल है तो आप जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन का क्या होता है कंडीशन। ये कंडीशन होता है कि दिस इज इंटीग्रल साई n के मॉड का स्क्वायर dx एंड दिस इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट जो साई भी प्राइम और साई भी डबल प्राइम का होगा इंटीग्रल फॉर्म में, जिसको आप लिखते हैं इंटीग्रल साई भी प्राइम स्टार टाइम्स साई भी डबल प्राइम dx, दैट विल बी इक्वल टू 1। इनफैक्ट देखिए, जब आप कहते हैं कि v प्राइम इज इक्वल टू v डबल प्राइम, इट मीन्स बोथ ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर सेम। इट मीन्स देयर इज नो मॉलिकुलर ट्रांजिशन। मॉलिक्यूल जिस एनर्जी स्टेट में पहले था अगर वह v डबल प्राइम में है तो आफ्टर इंटरेक्शन विथ द लाइट द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, वह नहीं चेंज करता है। ऐसी स्थिति में जो लाइट स्कैटर्ड होगा, चूँकि वाइब्रेशनल स्टेट मॉलिक्यूल का नहीं चेंज किया, इसका क्या मतलब कि जो हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके इंटरेक्शन के कारण वह मॉलिक्यूल न तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और न ही वह मॉलिक्यूल उस लाइट को एनर्जी देता है। इसलिए इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है वह अनचेंज्ड रहेगा आफ्टर स्कैटरिंग। सो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या वेव नंबर और स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ विल बी सेम। और आप जानते हैं कि जो अनमोडिफाइड फ्रीक्वेंसीज मिलता है, एक जो स्कैटर्ड लाइन मिलता है, एक्चुअली दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू रेले लाइन। इसलिए जब यह दोनों क्वांटम स्टेट सेम होगा तो वह कॉरस्पॉन्ड करता है, बोलो किस लाइन को? रेले लाइन को। बात समझ में आई कि रेले लाइन कब ओरिजिनेटेड होगा कि लाइट का इंटरेक्शन इस ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के मॉलिक्यूल के साथ होगा, लेकिन इस इंटरेक्शन में देयर विल बी नो एनर्जी चेंज, देयर विल बी नाइदर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नॉर द एमिशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ, उससे हमारा मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन लाइट विल गेट स्कैटर्ड। तो उस स्कैटर्ड लाइट का जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर होगा वह वही होगा जो कि इंसिडेंट लाइट का है, और उसी को आप एक्साइटिंग लाइन कहते हैं या रेले लाइन कहते हैं या अनमोडिफाइड स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। तो यह जो कंडीशन है कि व्हेन v प्राइम इज इक्वल टू v डबल प्राइम, दैट गिव्स एक्चुअली रेले लाइन। ओके, अब देखिए, अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है, जो सेकंड इंटीग्रल आप लिख रहे हैं, इंटीग्रल फॉर x टाइम्स साई भी स्टार प्राइम साई भी डबल प्राइम dx, यह इंटीग्रल 0 कब नहीं होगा, कब यह नॉन वैनिशिंग होगा? तो सॉल्यूशन बताता है कि दिस इंटीग्रल विल बी नॉन जीरो ओनली व्हेन v प्राइम इज इक्वल टू v डबल प्राइम प्लस माइनस 1। जब यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा कि v प्राइम और v डबल प्राइम जो दो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है,
इसका डिफरेंस अगर 1 होता है, डिफरेंस बोलेंगे तो केवल 1 बोलेंगे, लेकिन अगर तुम लिखते हो v प्राइम माइनस v डबल प्राइम तो दैट मे बी +1 और दैट मे बी -1, ठीक है। मतलब हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर। तो अगर वह 1 के बराबर है, इसका मतलब जब दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के बीच ही मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होगा, केवल उसी स्थिति में यह जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू नॉन जीरो होता है, ठीक है। इसलिए यह जो कंडीशन है, दिस गिव्स द सिलेक्शन रूल फॉर द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा कि which transition will be allowed and which transition will be not allowed, you can see from here। तो सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा कि केवल वही ट्रांजिशन अलाउड है जो उस दो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच होता है जिस ट्रांजिशन के समय चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हुआ कि v प्राइम माइनस v डबल प्राइम, जिसे आप डेल्टा भी कहते हैं, यह या तो +1 हो या -1 हो, वह ट्रांजिशन अलाउड होगा। लेकिन अगर मान लो कि डेल्टा भी 2 के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, क्या वैसा ट्रांजिशन पॉसिबल है? नो। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स एलिमेंट है डायपोल मोमेंट का, उसके लिए यह जो सेकंड टर्म आया इंटीग्रल में, वह नॉन वैनिशिंग उसी समय होता है जबकि यह कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा हमारे इस मॉलिक्यूल का, वह केवल सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के बीच ही होगा। अगर तुम कहते हो कि एक स्टेट है हमारा, सपोज कर लो v और दूसरा है v+1, तो इसके बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होगा, क्योंकि v+1 माइनस v 1 होगा और v माइनस v+1 दैट विल बी -1, सक्सेसिव के बीच होगा। और इनफैक्ट इसी से आप देखेंगे कि जो हमारा वाइब्रेशनल रमन लाइन्स है वह ओरिजिनेटेड होगा। अब उस जो रमन लाइन ओरिजिनेटेड होगा इस मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन से, उसका वेव नंबर क्या होगा? उस वेव नंबर को हमने यहाँ डिनोट किया है ν/v रमन। इनफैक्ट यहाँ जो v सुपर स्क्रिप्ट है वह रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशनल वर्ड को, कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की तुम बात कर रहे हो, और रमन लिखा है, इसका मतलब हम लोग रमन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ जो हमने रिजल्ट लिखा है, यह जो आप पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमने डिटेल आपको पढ़ाया है, तो उस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के थ्योरी के आधार पर यहाँ हमने डायरेक्ट यह इक्वेशन लिखा है। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़े थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, तो उस स्थिति में आप जब वहाँ भी देखे थे कि दो सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच ही मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन लॉ जो है, जो सिलेक्शन रूल जो है, वह एग्जैक्टली सेम है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम है। तो मान लो कि हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, हम उसको डिनोट करते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v = 0, v = 1 एंड v = 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब ध्यान से आप देखिए कि अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है v+1 वाले स्टेट से v वाले स्टेट में, v रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशनल लेवल को, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ऐसी स्थिति में जो रमन लाइन मिलेगा उसका वेव नंबर क्या होगा? तो जो पेरेंट लाइन का वेव नंबर है उससे या तो g टाइम्स v+1 माइनस g ऑफ v+1 माइनस g भी अधिक होगा या उतना ही कम होगा, इसलिए यहाँ हमने प्लस माइनस का साइन लिखा है। एंड नाउ व्हाट इज दिस g ऑफ v+1 एंड g ऑफ v? एक्चुअली आप जानते हैं, आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को इन डिटेल पढ़ा है, दीज आर वाइब्रेशनल टर्म्स। जब आप वेव नंबर के टर्म में वाइब्रेशनल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं तब आप उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं।
So G of V plus 1, this represents the vibrational term value for the quantum state having quantum number V plus 1, और G ऑफ V यह रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को जिसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए चूँकि आप यह पढ़े हैं कि G ऑफ V बराबर होता है किसके, ओमेगा V टाइम्स V प्लस 1, जहाँ ओमेगा V वाइब्रेशनल कांस्टेंट कहलाता है, याद है कि नहीं। तो देखो, तो अगर G ऑफ V बराबर है ओमेगा V इंटू V प्लस हाफ, तो G ऑफ V प्लस 1 क्या होगा, तो यहाँ जहाँ V है वहाँ लिखेंगे V प्लस 1 और उसमें फिर ऐड करेंगे 1/2, सो दिस विल बी V प्लस 3/2, सो दिस V प्लस 3/2, इसलिए G ऑफ V प्लस 1 का वैल्यू हो गया ओमेगा V इंटू V प्लस 3/2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आप ध्यान से देखिए, दिस विल बी ओमेगा V प्लस 3/2 ओमेगा V माइनस ओमेगा V माइनस हाफ ओमेगा V, ओमेगा V इंटू V कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं, और 3/2 ओमेगा V माइनस 1/2 ओमेगा V, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू ओमेगा V। इसलिए वेव नंबर जो वाइब्रेशनल रमन लाइन का मिल रहा है न्यू बार V ऑफ रमन, वह कितना मिल रहा है, न्यू बार प्लस माइनस ओमेगा V। इसका मतलब एक नहीं बल्कि दो वाइब्रेशनल रमन लाइन आपको मिल रहा है, एक आएगा प्लस साइन लेने से, दूसरा आएगा माइनस साइन लेने से, और दोनों का वेव नंबर क्या होगा आप इक्वेशन 3 से उसको पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हो रहा है वह V बराबर 0 लेवल से V इक्वल टू 1 लेवल पर हो रहा है, सपोज करते हैं ऐसी स्थिति, मतलब अब मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1, दो सक्सेसिव है, ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम जो रमन लाइन मिलेगा वाइब्रेशनल रमन लाइन, उसका वेव नंबर लिखेंगे न्यू बार V रमन, देन व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी न्यू बार माइनस ओमेगा V, माइनस ओमेगा V। यहाँ आप देखते हैं कि जो वाइब्रेशनल रमन लाइन है जिसका वेव नंबर है न्यू बार V रमन, वह वेव नंबर पेरेंट लाइन का जो या रेले लाइन का जो वेव नंबर है न्यू बार उससे लेस है। कितना से लेस है, ओमेगा V से, वाइब्रेशनल कांस्टेंट से ही लेस है वह। एक्चुअली दिस लाइन इज नोन एज स्टोक्स लाइन, यही आपका वाइब्रेशनल रमन स्टोक्स लाइन है जो यहाँ पर देखते हैं। ये आप स्टोक्स लाइन हो चाहे एंटी स्टोक्स लाइन, दोनों को रमन लाइन कहते हैं, और ये वाइब्रेशनल स्टोक्स लाइन है। ओके, तो वाइब्रेशनल रमन जो स्टोक्स लाइन होगा उसका वेव नंबर पेरेंट लाइन के वेव नंबर से लेस है, कितना से लेस है, ओमेगा V से, इसलिए उसके लेफ्ट साइड में होगा या। ठीक देखिए, ठीक इसका उल्टा, अगर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन V इक्वल टू 1 लेवल से V इक्वल टू 0 लेवल पर होता है, तो उस कंडीशन में जो वाइब्रेशनल रमन लाइन मिलेगा उसका अगर वेव नंबर लिखेंगे तो यहाँ इक्वेशन 3 का प्लस साइन लेंगे, और वैसे लाइन को ही आप कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। So for the molecular transition from the state V equal to 1 to V equal to 0, what will be nu bar V of Raman? This will be nu bar plus omega V. यहाँ आप देखते हैं कि जो रमन लाइन मिल रहा है उसका वेव नंबर न्यू बार V रमन ग्रेटर है पेरेंट लाइन के वेव नंबर से। एक्चुअली इसी को आपका यह जो वेव नंबर है यह एंटी स्टोक्स लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है, और इससे आपको वाइब्रेशनल एंटी स्टोक्स लाइन मिलता है। तो क्या देखा आपने कि जो रमन स्पेक्ट्रम होगा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, उसमें फिर 3 स्पेक्ट्रल लाइन है। एक पेरेंट लाइन है ही जिसके लिए V प्राइम V के बराबर था, और सिमेट्रिकली उसके दोनों तरफ
प्रेजेंट है स्पेक्ट्रल लाइन, जिसमें एक का जो वेव नंबर है वह ओमेगा भी लेस है इस पेरेंट लाइन के वेव नंबर से, और दूसरे का ओमेगा भी ग्रेटर है पेरेंट लाइन के वेव नंबर से। ये आपका रेले लाइन है ना, ये रेले लाइन है, ये आपका एंटी स्टोक्स लाइन है, एंटी स्टोक्स, और ये आपका स्टोक्स लाइन है, दिस इज स्टोक्स। ठीक है, तो कैसे ओरिजिनेटेड होता है ये रमन लाइंस, वाइब्रेशनल रमन लाइंस, ये हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर क्लियरली समझ लिया। ओके, फिर देखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताता है कि जो हमारा एंटी स्टोक्स रमन लाइन है उसका इंटेंसिटी स्टोक्स लाइन के इंटेंसिटी के कंपैरिजन में लेस होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यू कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस फैक्ट, आप इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जो वाइब्रेशनल स्टोक्स लाइन मिलता है वह कब मिलता है। अभी आपने क्या पढ़ा, उसके लिए लोअर क्वांटम स्टेट से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हायर क्वांटम स्टेट में होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट जैसा आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में भी पढ़े थे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर मोर और लेस almost all molecules are present in the ground state, in the lowest vibrational quantum state, that is v equal to 0 के स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ना। और जो हमारा हायर एनर्जी स्टेट है जिसको आप v इक्वल टू 1 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इस वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ही कम होता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है मोर और लेस ग्राउंड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी के स्टेट में ही मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान से सोचिए कि जब अधिकांश मॉलिक्यूल v इक्वल टू 0 के क्वांटम स्टेट में है तो कौन ट्रांजिशन पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, मॉलिक्यूल है ही v बराबर 0 के स्टेट में, तो लाइट से इंटरेक्शन के बाद वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और आफ्टर एब्जॉर्प्शन वह जो मॉलिक्यूल है वह ट्रांजिट होकर के जाएगा किस स्टेट में, v इक्वल टू 1 के स्टेट में। सो यू कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन, दैट इज v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 स्टेट में जाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी वेरी लार्ज। दिस ट्रांजिशन इज मोस्ट प्रोबेबल, इसी ट्रांजिशन के होने की अत्यधिक संभावना है, यही एक्चुअली होता भी है। और जब v इक्वल टू 0 क्वांटम स्टेट से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होगा v इक्वल टू 1 स्टेट में, तो आप जानते हैं कि उससे स्टोक्स लाइन मिलता है। आपने अभी तुरंत देखा है कि इस ट्रांजिशन से कौन लाइन मिलता है। आप यहाँ देखिए v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 से हमको स्टोक्स लाइन मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स लाइन जिस ट्रांजिशन से मिल रहा है उस ट्रांजिशन का अत्यधिक संभावना है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो स्वाभाविक है कि स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी बहुत हाई होगा। ओके, दूसरी तरफ चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द हायर क्वांटम स्टेट दैट इज v इक्वल टू 1 इज वेरी स्मॉल, इसलिए v इक्वल टू 1 स्टेट से मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 स्टेट में होगा आफ्टर इंटरेक्शन विद द लाइट, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगा। और जब प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा उसका इंटेंसिटी लेस होगा। और बताओ कि जब ट्रांजिशन होता है v इक्वल टू 1 क्वांटम स्टेट से v इक्वल टू 0 क्वांटम स्टेट पर, तो कौन लाइन मिलता है, एंटी स्टोक्स लाइन। सो यू कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन बाय विच anti-Stokes lines get erased is very small, and that's why you can say that the intensity of anti-Stokes line is very small in comparison to the intensity of Stokes line. So I have mentioned here that the intensity of anti-Stokes line is much smaller than the intensity of Stokes line.
और यही हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, यही एक्सपेरिमेंट बताता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि एंटी स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी स्टोक्स लाइन के इंटेंसिटी के कंपैरिजन में लेस होता है। क्यों होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, डेफिनेटली आपने समझ लिया होगा। एक लाइन में अगर कहें तो स्टोक्स लाइन जिस ट्रांजिशन से एराइज होता है वह ट्रांजिशन है v=0 टू v=1, और इस ट्रांजिशन का संभावना बहुत अधिक है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर v=0 स्टेट में ही मॉलिक्यूल मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा स्टोक्स लाइन है उसका इंटेंसिटी बहुत ही हायर होगा इन कंपैरिजन टू द इंटेंसिटी ऑफ द एंटी स्टोक्स लाइन। अब ध्यान से देखिए, आपने जो इक्वेशन पढ़ा अभी, जब आप वाइब्रेशनल रमन लाइन के लिए वेव नंबर फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन 3 को देखो कि न्यू बार वी रमन इज इक्वल टू न्यू बार प्लस माइनस ओमेगा भी। ओके, फिर इसके अलावा आप इक्वेशन 4 को देख सकते हैं। अगर आप स्टोक्स लाइन की बात करते हैं तो जो उसका वेव नंबर है वह है न्यू बार माइनस ओमेगा भी, या अगर एंटी स्टोक्स लाइन की बात करें तो उसका जो वेव नंबर है दैट इज न्यू बार प्लस ओमेगा भी। तो क्या देख रहे हैं आप, इसका मतलब जो वेव नंबर का चेंज है, शिफ्ट है, डिफरेंस है, मतलब ये आपका पेरेंट लाइन है जिसका वेव नंबर है न्यू बार। अब इसके कंपैरिजन में हमारा जो स्टोक्स लाइन है वह कितना वेव नंबर से शिफ्टेड है या उसका वेव नंबर इससे कितना कम है, और फिर जो एंटी स्टोक्स लाइन है उसका वेव नंबर कितना अधिक है हमारे पेरेंट लाइन से। तो आप देखते हैं कि एंटी स्टोक्स लाइन का वेव नंबर पेरेंट लाइन के तुलना में ओमेगा भी से लेस है, और एंटी स्टोक्स लाइन का वेव नंबर इस पेरेंट लाइन के कंपैरिजन में ओमेगा भी से ही ग्रेटर है, वेयर ओमेगा भी इज व्हाट, दिस इज द वाइब्रेशनल कांस्टेंट। सो आप अगर एक में लेस है दूसरा ग्रेटर है तो एक में प्लस साइन दूसरे में माइनस, इसीलिए अगर हम मॉडुलस लेकर के लिखें तो आप कह सकते हैं कि जो रमन शिफ्ट होता है, वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट इसको बोलेंगे कि पेरेंट लाइन से कितना शिफ्टेड है हमारा यह स्पेक्ट्रल लाइन, तो दैट रमन शिफ्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ डेल्टा न्यू बार भी रमन, दिस इज सिंपली इक्वल टू ओमेगा भी। तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि जो वाइब्रेशनल रमन लाइंस है वह वाइब्रेशनल रमन लाइंस एक्चुअली सिमेट्रिकली सिचुएटेड है इन बोथ साइड्स ऑफ द रिले लाइन, या अनमोडिफाइड जो लाइन है जिसको पेरेंट लाइन कहते हैं उसके दोनों तरफ यह सिमेट्रिकली सिचुएटेड है ना। अब देखो, तो ऐसी स्थिति में इनफैक्ट यही जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिला है जिसका वेव नंबर आप इक्वेशन 6 में डिफाइन किए हैं, एक्चुअली हमने मेंशन किया है कि दिस इज द वेव नंबर ऑफ द मेन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल। याद करो, जब तुम डायटोमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़े थे जिसको आप नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल को लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम में एक ही बैंड मिलता है जिसको आप फंडामेंटल बैंड कहते हैं, और उस फंडामेंटल बैंड का जो वेव नंबर था दैट वाज सिंपली इक्वल टू ओमेगा भी। तो यह उसके साथ एग्री कर रहा है। सो आई हैव मेंशन्ड हियर that this is the wave number of main or fundamental absorption band of the near infrared spectrum of the molecule, and so there is an agreement between the vibrational Raman shift and the infrared absorption band। ये दोनों एक्सपेरिमेंटली एग्री करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑफ टुडेज लेक्चर क्लियरली।
ना क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम कैसे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपने समझा होगा। अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। तो पहले आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, फिर आप उस वीडियो को देखेंगे और क्लियरली आप समझेंगे।